बैक क्वेश्चंस का थर्ड वीडियो 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग को आर इक्विवेलेंट 9 ओम लाना है। जब हम लोगों को दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट में 9 ओम लाना है जिसमें हम लोगों को 6 ओम के 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं। तो बेटा ये पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड होता है। जो हिट एंड ट्रायल मेथड करते हो मैथ्स में, उसी तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसमें आप ये सोचो कि 9 लाना है तो तीनों को सीरीज में कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो यानी कुछ पैरेलल में जाना है, कुछ सीरीज में जाना है। और तीनों को अगर पैरेलल में कर दोगे तो 2 ओम आ जाएगा। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3/6 होके 2 ओम आ जाएगा। तो यानी तीनों ही पैरेलल में भी नहीं होने, तीनों ही सीरीज में भी नहीं होने। तो अब कॉम्बिनेशन सोचो कि हमें 9 तक पहुंचना है। तो इस केस में मैंने 6 ओम का एक सीरीज में लगाया और 6 ओम के 2 पैरेलल में लगाए। ये पैरेलल वालों का मेरा 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया आर डैश। ये 3 ओम और 6 ओम मिलके 9 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट वाले में हमें आर इक्विवेलेंट 4 ओम चाहिए। तो 4 ओम के लिए मैंने 6 ओम के 2 आपस में सीरीज में लगाए और इनका सीरीज जो था उसको पैरेलल में कर दिया एक 6 के साथ। तो इन 6 प्लस 6 ये 12 हो जाएगा और ये 6 वाला पैरेलल में है। तो 1/12 प्लस 1/6 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 आया। ठीक है। तो ये आपका इसको 12/3 दैट इज 4 ओम। तो हमें आर इक्विवेलेंट 4 ओम चाहिए था। ये भी हमने हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड से करा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। और बहुत सारे क्वेश्चन, स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चंस की एक शीट दूंगा मैं जिसमें आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे कि आपको एक डिफरेंट रजिस्टर्स दिए हुए हैं और आर इक्विवेलेंट उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, उतना आर इक्विवेलेंट लाना है और आपको रजिस्टर्स को अपने हिसाब से सीरीज पैरेलल में अरेंज करना है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हियर वी फिनिश विद द 11th क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। अब बेटा हम लोग का 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने 10 वॉट के बल्ब कनेक्ट किए जा सकते हैं एक 220 वोल्ट की लाइन से, ताकि जिसमें मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर का है। तो मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर मानते हुए, वोल्टेज को 220 वोल्ट मानते हुए हमने n बल्ब्स ऑफ 10 वॉट बी कनेक्टेड इन गिवन सर्किट मान लिया। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? n बल्ब्स है 10 वॉट का, तो n इंटू 10 वॉट यानी 10n वॉट। ठीक है। अब पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, ये हम लोग का बेस फॉर्मूला है, पता है हम लोग को, वी नो। तो यहाँ पे पावर को 10n रखा, वोल्टेज 220, मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5। तो यहाँ इनकी वैल्यू सॉल्व करी, 110 बल्ब्स है। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखोगे? Therefore 110 bulbs can be connected with a 220 volt line so that the maximum allowable current was only 5 ampere. ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट। 12th क्वेश्चन फिनिशेस। ओके स्टूडेंट्स, इन 13th क्वेश्चन हम लोगों को कोई ए और बी कॉइल दी हुई हैं जिनको 220 वोल्ट के वोल्टेज पे यूज करना है। एक बार सेपरेटली यूज करना है, एक बार ए और बी को सीरीज में और एक बार ए एंड बी को पैरेलल में। तो सेपरेटली यूज में दोनों की रेजिस्टेंस 24 ओम दी हुई है। तो हम लोग R इक्वल्स टू 24 ओम ले लेंगे, वोल्टेज 220 वोल्ट लिया, ओम्स लॉ लगाया, I1 करंट हमारा 55/6 यानी 9.17 एम्पियर आ गया। जब ए एंड बी सीरीज में यूज किए गए तो सीरीज में 24 प्लस 24 दोनों रजिस्टर्स को, ए और बी के दोनों रजिस्टर्स को जोड़ लिया, 48 ओम आ गया। फिर ओम्स लॉ लगा के I2 की वैल्यू निकाली, 55/12 4.58 एम्पियर आ गया। अब जब ए एंड बी पैरेलल में लिए गए तो पैरेलल में 1/24 प्लस 1/24 करके पैरेलल में 12 ओम उनकी वैल्यू निकाल ली कॉम्बिनेशन की। ओम्स लॉ लगा के I3 आपका 55/3 यानी 18.33 एम्पियर लगा लिया। इससे हम लोगों को पता क्या चलता है कि अगर आप सेपरेटली भी यूज करते हो तो जितना करंट आउटपुट आ रहा है सीरीज में यूज करने में उससे कम आएगा और पैरेलल में यूज करने से उससे भी बेहतर आएगा। यानी अगर एक सिंगल रजिस्टर यूज करना था, आप उसकी जगह 2 भी यूज कर लो बट पैरेलल में यूज कर लो तो करंट का आउटपुट ज्यादा बेहतर आएगा। वी नो इट कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट आपका कम हो जाता है। और सिंगल यूज कर रहे हो तो उस केस में तो मीडियोकर इफेक्ट आएगा पैरेलल और सीरीज का। इसीलिए देखो ये वाले आंसर से ये हाफ है और इस वाले आंसर से ऑलमोस्ट ये हाफ है ना। रिलेशन समझ में आ रहा होगा। चलो डू दिस इन अ कॉपी प्रॉपर्ली वेयर आई फिनिश 13th क्वेश्चन। ओके, इन 14th क्वेश्चन हम लोगों को एक 6 वोल्ट की बैटरी 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में दी हुई है और हमसे पूछा गया है इस 2 ओम रजिस्टर के ऊपर कितना पावर होगा। ठीक है। तो इस 2 ओम रजिस्टर के ऊपर कितना पावर है निकालने के लिए पहले हमें इस 2 ओम पर कितना वोल्टेज है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए पहले हमें पूरे सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को पहले पूरे सर्किट की आर इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी। तो आर इक्विवेलेंट निकाली 3 ओम, ओम्स लॉ से टोटल सर्किट का करंट 2 एम्पियर निकाला। नाउ वोल्टेज ऑन 2 ओम रजिस्टर V2 माना, V1 इसका होगा, V2 इसका मान लिया। तो V2 इक्वल्स टू IR2, ये R1 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर। तो V2 इक्वल्स टू IR2 किया तो इससे 4 वोल्ट हमारा
इसके ऊपर का वोल्टेज आ गया। जब इसके ऊपर का वोल्टेज आ गया तो देन पावर ऑन 2 ओम रेजिस्टर क्या निकलेगा। एक्चुअली पहले तुम्हें ये फिगर बनाना है, फिर ये करना है, फिर ये हिस्से पे आना है, ठीक है, मतलब ये पहले मत कर देना। देन पावर ऑन 2 ओम रेजिस्टर P इक्वल्स टू VI से किया, V की जगह V2 रख लिया, V2 इंटू आई 4 इंटू 2 8 वॉट, तो 8 वॉट पावर आएगा आपका इस 2 ओम रेजिस्टर। इस 2 ओम रेजिस्टर का पावर निकालने के लिए पहले हम लोगों को I और इस पर कितना वोल्टेज है ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। ये 14 का फर्स्ट पार्ट है, अभी 14 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट फिनिशेस। अब बेटा 14 के सेकंड वाले में यहाँ पे आपको 2 ओम का रेजिस्टर 12 ओम का रेजिस्टर इस 4 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में दिया हुआ है। तो हम लोगों को मालूम है पिछले बार सीरीज में था तो वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे थे, इस बार हम लोगों के करंट का डिवीजन हो रहा है। तो वोल्टेज ऑन 2 ओम रेजिस्टर हम लोग, मतलब इस बार भी हम लोगों को 2 ओम रेजिस्टर से ही है क्योंकि हम लोगों को इसी पर पावर निकालना है और कंपेयर करना है। तो वोल्टेज ऑन 2 ओम रेजिस्टर इज 4 वोल्ट, क्योंकि 4 वोल्ट ही दोनों पर सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो अब इसका करंट डिवीजन निकालने के लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकाला, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में 1/2 प्लस 1/12 करके 7/12 विच इज 12/7 रेसिप्रोकेट करके आ गया। ओम्स लॉ से टोटल करंट निकाला सर्किट का, आई की वैल्यू है ना, ये जो आई की वैल्यू है वो निकाली 7/3 एम्पियर आई। अब इस 7/3 एम्पियर को निकालने के बाद 7/3 एम्पियर का कोई पर्पस है। नाउ करंट ऑन 2 ओम रेजिस्टर भी I1। अरे यार बेकार में निकाला यार ये 7/3 एम्पियर बच्चों, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हम लोगों को, है ना, क्योंकि हम लोगों को I1 जो है करंट ऑन 2 ओम रेजिस्टर चाहिए था I1, तो वोल्टेज यहाँ पर ऑलरेडी 4 है ही और रेजिस्टर की वैल्यू हम लोगों को 2 दी है, तो 4/2 सीधा 2 एम्पियर हिस्से का I1 निकाल सकते थे। चलो निकाल लिया तो खैर कोई बात नहीं, ये हम लोगों ने निकाल लिया है, बट इसकी कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है। इनफैक्ट आर इक्विवेलेंट तक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे लॉन्च हो सकते थे। वोल्टेज ऑन 2 ओम रेजिस्टर इज 4 वोल्ट, तो करंट ऑन 2 ओम रेजिस्टर भी I1, तो I1 यहाँ पे V/R1 हो गया, 4/2 एम्पियर का करंट आ गया। अब 2 एम्पियर का करंट आ गया तो पावर इक्वल्स टू VI1, क्योंकि वोल्टेज तो पूरा पूरा लेना है और I1 करंट लेना है, तो 4 इंटू 2 8 वॉट हम लोगों का इसका भी आंसर आएगा। तो दोनों केसेस में पावर तो सेम आया, बट इसमें मैंने ये जो एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिया इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम लोगों को ना आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत पड़ रही थी, ना करंट निकालने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि इस पावर को निकालने के लिए ये I1 जो करंट था वो तो हम लोगों का डायरेक्टली निकल सकता था। ठीक है ना, समझ आइए ना बात में क्या कह रहा हूँ, कि I1 वाला करंट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे ना। यहाँ पे वोल्टेज ऑन 2 ओम रेजिस्टर 4 वोल्ट था ही, तो अगर मैं इस हिस्से को नहीं भी निकालता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं निकालता और ये भी नहीं निकालता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को जो करंट निकालना है वो करंट हम लोगों को सिर्फ इस हिस्से पे निकालना है। तो 2 ओम रेजिस्टर पे I1 करंट निकालने के लिए V/R1, तो वोल्टेज 4 वोल्ट था ही और R1 की वैल्यू 2 ओम थी, तो सीधा 2 एम्पियर आ जाता। उसी 2 एम्पियर के हम लोगों को करंट को यूज करना था इस हिस्से पे पावर को निकालने के लिए। डायरेक्टली वी कैन फाइंड 8 वॉट इन दी सेकंड केस आल्सो। ठीक है, चलो ओके यार, फिनिशेस विद दी 14 सेकंड पार्ट का वीडियो 4 बच्चों। 15 क्वेश्चन में हम लोगों के 2 केसेस दिए हुए हैं, पैरेलल में कनेक्शन करके एक 100 वाट का बल्ब और एक 60 वाट का बल्ब, 60 वाट एंड 100 वाट का बल्ब जलाया जा रहा है। हम लोग अच्छे से मालूम है पैरेलल में करंट डिवाइड होकर जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उतना उसको मिलता है। हम लोग इसका करंट अलग से निकाल लें, इसका करंट अलग से निकाल लें और टोटल करंट का सम कर दें। तो 100 वाट बल्ब 220 वोल्ट की लाइन पे I1 करंट हम ले रहा है मान लिया, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट से करंट को सॉल्व कर लिया, 5/11 एम्पियर 0.45 एम्पियर के बराबर आया। केस सेकंड में 60 वाट का बल्ब है, इसका I2 करंट मान लिया, इसका I2 करंट भी सेम फॉर्मूले सॉल्व किया, 3/11 यानी 0.27 एम्पियर आ गया। अब टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो 5/11 प्लस 3/11 ये 8/11 हो गया। अच्छा मैंने फ्रैक्शन क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक्चुअली राउंड ऑफ था, ये भी राउंड ऑफ था, तो डेसिमल्स को जोड़ने से उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, तो इट इज़ बेटर कि हम लोग फ्रैक्शंस को ही लें और फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ें और फिर एक एक्यूरेट वैल्यू निकालें, उसका राउंड ऑफ रूल्स का फॉलो करें। तो थर्ड प्लेस तक यहाँ 7.272 आ रहा है, थर्ड प्लेस 7 है, तो 7 का राउंड ऑफ यहाँ पे 1 इंक्रीज करके रिमूव कर दिया जाएगा, तो 0.73 एम्पियर आ जाएगा। तो टोटल करंट जो सर्किट से विड्रॉ हुआ वो 0.73 एम्पियर होगा। ये बात मेरी सबके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई ना, कि I1 जो करंट है वो अलग से 100 वाट के बल्ब को मिल रहा होगा और I2 करंट 60 वाट के को, क्योंकि ये पैरेलल में है तो सेपरेट करंट रिसीव करेंगे, इसलिए इस तरह से सॉल्व करना पॉसिबल था इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो हियर 15 क्वेश्चन फिनिशेस। इन 16th क्वेश्चन हम लोगों के पास फिर से 2 केसेस हैं। एक बार एक टीवी है 250 वाट का जो 1 घंटे तक इस्तेमाल हो रहा है, और एक बार 1200 वाट का कोई क्या है गीज़र है, 1200 वाट का टोस्टर है, जो 1200 वाट का टोस्टर है 10 मिनट इस्तेमाल हो रहा है।
तो इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालना है। तो E इक्वल्स टू पी इंटू टी हमारा कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व करने का, एनर्जी का सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है ना। तो पावर को 250 वाट रखा, टाइम को 1 आवर रखा। अब ये वाट में यहीं पे चाहो तो किलो वाट में कर लो, मैंने तो इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में 1000 से डिवाइड करके किलो वाट आवर कर दिया। तो 0.25 किलो वाट आवर विच इज़ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 0.25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुए। अब यहाँ पे P2 इंटू T2 किया तो 1200 वाट का 10 मिनट का था, मैंने इसको यहीं पे किलो वाट में कन्वर्ट कर लिया, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 60 से डिवाइड करके। 0 0 कट गया, 12/60 किलो वाट आ रहा है, उसको 1/5 लिख सकते हैं, यानी 0.2 किलो वाट आवर, यानी 0.2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो मैं यहीं पे खत्म कर देता, E1 इज ग्रेटर देन E2, यही हमसे पूछा गया था, बट लास्ट में स्टेटमेंट देना हमेशा गुड हैबिट होती है, तो तुम लोग बता दें जो क्वेश्चन चुका हूँ उस पर क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया। सो यूज ऑफ टीवी ऑफ 250 वाट फॉर 1 आवर कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी देन यूज ऑफ टोस्टर ऑफ 1200 वाट फॉर 10 मिनट्स। इसका लास्ट का स्टेटमेंट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट की जगह कम थी और नीचे का स्टेटमेंट तुम लोग खुद कंप्लीट करोगे। क्या लिखोगे? यूज ऑफ टीवी ऑफ 250 वाट फॉर 1 आवर कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन यूज ऑफ टोस्टर ऑफ 1200 वाट फॉर 10 मिनट्स। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीटेड। अच्छा, 17 क्वेश्चन हम लोग को एनसीईआरटी में दिया है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स इन 2 आवर्स। वहां पे इन मिसिंग है, इन लिख लो क्योंकि थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, फुल स्टॉप, ऑल्सो फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्वेश्चन में ये पार्ट ऐड करना है, ऑल्सो फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन में लास्ट में ऐड करना है, ऑल्सो फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। चलो अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। रेजिस्टेंस यहाँ पे 8 ओम, करंट 15 एम्पियर दिया था, टाइम 2 आवर्स दिया था। अब रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से हीट डेवलप होती है उसको पावर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पावर इज टू बी सॉल्व या टू बी फाउंड। पावर को हमने क्वेश्चन मार्क दिखाया, ये तुम ना लिखो तो भी चलेगा, लिख दो तो भी चलेगा। पावर को हमें दिखाना था वी नो P इक्वल्स टू वी आई। ओम्स लॉ से हमने V को रिप्लेस करा IR में। V को इसलिए रिप्लेस करा, हमारे गिवन इन्फॉर्मेशन में V नहीं था, तो चाहो तो ओम्स लॉ पहले लगा के V पता कर लो, और ना चाहो तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के V को रिमूव कर दो, तुम्हारी इच्छा है। तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर किया, यहाँ पे 1800 वॉट आ गया। तो जो हम लोग एनसीईआरटी में प्रिंटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म हो गया, 1800 वॉट इज द आंसर। लेकिन मैंने ऐड क्या कराया, ऑल्सो फाइंड द हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे? हीट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम होता है, तो हीट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम कर दिया। पावर 1800 था, टाइम 2 आवर्स दिया था, तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका सेकंड्स में हो जाएगा। तो 2 इंटू 3600 हो गया। अब मैंने 36 का स्क्वायर होता है 1296, है ना, तो ये 2 इंटू 18 36, 36 इंटू 36 1296 लिखा, 1 2 3 4 4 जीरो काउंट करके लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक शिफ्ट कर दिया ताकि आंसर देखने में थोड़ा सुंदर लगे। 1.296 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स कर दिया। अब कोई बच्चा चाहे तो यहाँ से 3 जीरो रिमूव करके इसको ऐसे भी लिख सकता था 12960 किलो जूल्स। ठीक है ना, 3 जीरो हटा के किलो जूल्स में भी आंसर कन्वर्ट किया जा सकता था। तो 1.296 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स लिखो, चाहे 12960 किलो जूल्स लिखो, ये एनर्जी आई या हीट एनर्जी आई। ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐड करा दिया क्योंकि एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें ये 2 आवर्स टाइम का कोई यूज ही नहीं हो रहा, 1800 वॉट तो बिना उसके यूज किया जा रहा है। तो लेट अस फाइंड हीट आल्सो, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, हियर वी फिनिश विद द क्वेश्चन नंबर 17। अब स्टूडेंट्स हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उसमें हमारे 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट था हमारा, क्यों टंगस्टन एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है हम लोगों का फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो इसमें आप पॉइंट्स डाल सकते हो कि टंगस्टन एज अ हाइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3345 डिग्री सेल्सियस। 3345 है ना, हाँ लगभग यही है। तो अबव 3000 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, इट हैज अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। तीसरा, इट ग्लोज नाइसली व्हेन इट इज रेड हॉट। ठीक है, और डजंट ऑक्सीडाइज इजिली एंड रिमेन रेड हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये पॉइंट्स आप चारों लिख सकते हो इसमें। सेकेंड वाला हम लोगों का है कि वाई एलॉयज आर यूज्ड इन द हीटिंग डिवाइसेस। तो एलॉयज को हीटिंग डिवाइसेस में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हो, एक तो करोजन नहीं होता एलॉयज का आसानी से। दूसरा, आप वही सेम पॉइंट्स डाल सकते हो फर्स्ट वाले पार्ट के कि एलॉयज का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और एलॉयज की भी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, तीसरा है सीरीज सर्किट क्यों नहीं डोमेस्टिक सर्किट में बनाया जाता है। सीरीज सर्किट से क्या नुकसान है डोमेस्टिक सर्किट में? भाई अगर सीरीज सर्किट बनाओगे तो डोमेस्टिक सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हाई रेजिस्टेंस विल बी देयर इन द डोमेस्टिक सर्किट, क्योंकि सीरीज में सारे रेजिस्टर्स ऐड हो जाते हैं, सारे डिवाइसेस की रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी।
दूसरा, सीरीज सर्किट में सबको सेम करंट मिल जाता है, बट हमारे डिवाइसेस सेम करंट के लिए डिजाइन नहीं है. ऑल द डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर द सेम करंट, राइट. और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, जबकि हमारे डिवाइसेस सेम वोल्टेज पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है वो पैरेलल में होता है. 220 वोल्ट डोमेस्टिक वोल्टेज होता है ना, वो 220 पे ही सारे डिवाइसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, बट करंट एज पर द रिक्वायरमेंट मिलता है. जैसा अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन में किया था कि 60 वॉट का बल्ब और 100 वॉट का बल्ब था, तो उसके अलग अलग जो करंट थे उनको सॉल्व किया था. सेम काइंड इसमें भी है. तो आपको सीरीज सर्किट में सारे के सारे डिवाइसेस का सेम वोल्टेज नहीं मिल पाएगा और सब पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगा. ये भी एक प्रॉब्लम होगी. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो ये पॉइंट जरूर लिखना है, कि इन अ सीरीज सर्किट, if we use the series circuit in a domestic line, then if one device fuses, then rest of all of them stop working. क्योंकि सीरीज का मतलब क्या है, एक डिवाइस फ्यूज हुआ तो वो वहां पर एक फ्यूज की तरह काम करेगा और बाकी की सप्लाई को रोक देगा. जबकि पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में अगर यहाँ से एक डिवाइस यहाँ से फूक भी गया तो बाकी की लाइनों में करंट चलता रहेगा. भाई जो करंट एक तरफ डिवाइड होकर जिस पैरेलल वाले में गया होगा वो वाला करंट रुकेगा, बाकी के करंट नहीं रुकेंगे, है ना. तो इन सीरीज सर्किट if one device fuses, then full circuit stop functioning. और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन अ सीरीज वी कैन नॉट हैव सेपरेट स्विचेस फॉर ईच डिवाइस. हम लोग हर डिवाइस के लिए सेपरेट स्विचेस भी नहीं रख सकते इन द केस ऑफ सीरीज. चौथा पार्ट क्या है हमारा, रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या रिलेशन होता है, ये हम लोगों का चौथा पार्ट है. तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस विल बी द रेजिस्टेंस. इसमें हम लोगों के क्वेश्चन ज्यादातर ये आते हैं कि अगर डायमीटर को, जैसे मैंने कल बैक क्वेश्चंस में एक में डिस्कस किया था, कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए या डायमीटर का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा. भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, डायमीटर का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 टाइम्स इफेक्ट डालेगा, और डायमीटर को अगर हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा. तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो भी चेंज आएंगे उसके इनवर्स चेंजेस रेजिस्टेंस की वैल्यू में आएंगे. और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डायमीटर या रेडियस में जो चेंजेस करोगे उसका स्क्वायर इफेक्ट आएगा. ठीक है ना. और लास्ट क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में क्यों यूज किए जाते हैं, तो उसका आंसर है कॉपर और एल्यूमिनियम इसलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं क्योंकि कॉपर जो आपका होता है और एल्यूमिनियम होता है, एक तो हाई मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी शो करते हैं. मोर ओवर कॉपर और एल्यूमिनियम लो रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल है, मतलब हाई कंडक्टिविटी है, अच्छे से कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मिनिमम वेस्टेज करते हैं, और हम लोग एक ऑप्टिमम रेट पे वायर्स डिजाइन कर सकते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के थ्रू.